मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पीके टेक्निकल क्लासेस में कुछ रोबोटिक्स के ऊपर नए और बहुत ही अनोखे चीज़ें जानेंगे हम लोग दोस्तों। तो ये अनोखे चीज़ें हैं क्या दोस्तों? रोबोट एक्चुएटर्स और ड्राइव सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो रोबोट सिस्टम होता है, ये इंडस्ट्रियल रोबोट ड्राइव चेन के साथ ये वर्क करता है और इसमें जो चीज़ें रहती हैं वो है हमारे सर्वो ड्राइव्स, पोजीशन ट्रांसड्यूसर्स, क्लचेस, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, स्टोरेज, ओवरऑल डिज़ाइन। तो ये पूरा सिस्टम को मिला के, सारे चीज़ों को मिला के हम लोग का रोबोट सिस्टम बनता है दोस्तों, और इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों, रोबोट सिस्टम वर्क कैसे करता है। ये जो रोबोट चेन है, ये हम लोगों का वर्किंग प्रोसेस क्या है, रोबोट सिस्टम का वर्किंग प्रोसेस क्या है, इसके बारे में अब हम लोग दोस्तों डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो एक्सटर्नल सेंसर रहेगा, सेंसर्स का काम होता है कि हमारा एनवायरमेंटल इफेक्ट को या फिर कोई चेंजेस को सेंस करना और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। उसके बाद हमारा ये एक्सटर्नल सेंसर्स हमारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर देंगे, भेज देंगे, रोबोट कंट्रोल सिस्टम में भेज देंगे, सेंड कर देंगे। और यहाँ पे इंटरनल सेंसर्स जो हैं, इसका भी कनेक्शन हमारा रोबोट कंट्रोल के साथ है। तो ये रोबोट कंट्रोल किस किस चीज़ों के साथ जुड़ा है? ड्राइव चेन के साथ। तो ड्राइव चेन हमारा क्या करता है, ये एक तरह का इस तरीके का सिस्टम है कि सारे सिस्टम को ड्राइव करने में, मतलब चलाने में हेल्पफुल होता है दोस्तों। रोबोट सेगमेंट नेक्स्ट, इसमें हम लोगों का ड्राइव चेन सिग्नल भेजता है रोबोट सेगमेंट में। रोबोट सेगमेंट उसी सिग्नल को एंड इफेक्टर्स यानी कि जो ग्रिपर्स होते हैं वहाँ तक भेजता है। और यही जो एंड इफेक्टर्स होते हैं, एंड इफेक्टर इन सिग्नल्स को, एनवायरमेंटल ऑब्जेक्ट हो या पेरिफेरी हो, इसको क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है और इसको फाइंड आउट करने के बाद इस पे काम करता है और इंटरनल सेंसर्स के जरिए सिग्नल भेजता है रोबोट कंट्रोल को, ताकि ये बता सके कि जो आप काम करने के लिए हमें कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड कर चुके हो वो वर्क हमारा एकम्प्लिश्ड हो चुका है, यानी खत्म हो चुका है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा रोबोट सिस्टम जो है काम करता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे जो इंडस्ट्रियल रोबोट ड्राइव चेन सिस्टम होता है। तो उसमें हम लोगों का जनरेशन ट्रैजेक्टरी होता है, जो कि हमारा सिग्नल्स को जनरेट करके हमारा ट्रैजेक्टरी सिस्टम को ऑन करके हमारा रोबोट कंट्रोल को सप्लाई प्रोवाइड करता है। और इसके बाद इसी सप्लाई को हम लोग कंट्रोलिंग करके सर्वो एम्पलीफायर को ड्राइव करते हैं, सर्वो एक्चुएटर्स को ड्राइव करते हैं, कपलिंग को हम लोग ड्राइव्स करते हैं। कपलिंग में बहुत सारे डिवाइसेस हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर इसका मतलब कह नहीं सकते हैं, वो डिपेंड करता है डिज़ाइन पे कि किस प्रकार के आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, और डिज़ाइन के हिसाब से हमारा कपलिंग होता है दोस्तों। और ये कपलिंग जो है एक साथ मिलजुल के काम करते हैं। और कपलिंग सिस्टम के बाद हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम, इसी सिस्टम के जरिए हमारा आगे सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएगा और उसके बाद उसको स्टोरेज भी किया जा सकता है या उसके सेगमेंट्स भी हम लोग बना सकते हैं दोस्तों। और अगर मान लीजिए कि सर्वो एक्चुएटर्स बढ़िया से काम नहीं कर रहा, तो वो टेकोमीटर्स के जरिए जनरेटर को सिग्नल भेजेगा और ये टेकोमीटर क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा रोबोट कंट्रोल को। या फिर सर्वो एक्चुएटर्स क्या करेगा, पोजीशनिंग सिस्टम को सिग्नल भेजेगा, ये पोजीशनिंग सिस्टम सिग्नल भेजेगा रोबोट कंट्रोल को। तो इस प्रकार से इंडस्ट्रियल रोबोट ड्राइव चेन वर्क करता है दोस्तों। अब अगर हम लोग सर्वो ड्राइव्स के बारे में बात करें, तो सर्वो ड्राइव्स में हम लोगों का ड्राइव प्रिंसिपल, न्यूमेटिक्स, हाइड्रोलिक्स, इलेक्ट्रिक्स, तो ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें हम लोग का स्कोप, बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो जो पेसिव एलिमेंट्स होते हैं हमारे,
या ऑक्सिलरी डिवाइसेस होते हैं, इनके बारे में अगर बात करें तो ये बहुत ही चीप होते हैं, लो वेट होते हैं, और इनका डिसएडवांटेज ये है कि इनकी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो एयर के साथ कम होती है। हाइड्रोलिक्स की अगर बात करें तो हाइड्रोलिक्स में हम लोग का मैनिपुलेटर्स और बहुत ही हाई लोड कैपेसिटी के साथ वर्किंग स्पेस जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। हाई डायनेमिक्स, हाई पावर, वेट रेशियो भी बहुत ज़रूरी होता है। नेसेसरीली अगर बोला जाए तो डायरेक्शन पंप, फोर्सेस, सर्वो वल्व्स और जो मेंटेनेंस में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क होता है वो होना ज़रूरी है। लो एफिशिएंसी, वार्मिंग, ये सारी चीज़ें हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं हाइड्रोलिक्स में दोस्तों। हाइड्रोलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाइड्रोलिक में ऑयल का इस्तेमाल होता है दोस्तों, और ये हम लोगों का न्यूमेटिक से ऐसे अलग है कि न्यूमेटिक में हमारा एयर हमारा प्रेशराइज होता है, एयर सिस्टम हम लोग का यूज़ होता है। तो न्यूमेटिक सिस्टम और हाइड्रोलिक सिस्टम, दो सिस्टम के बारे में जाने हम लोग। अब इलेक्ट्रिक सिस्टम जो होता है, इलेक्ट्रिक सिस्टम में जो स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल रोबोट होते हैं उनमें हाई डायनेमिक्स प्रोवाइड किया जाता है और बहुत ही जो फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसको वो फाइंड आउट करता है। और परफॉर्मेंस रिलेशनशिप अगर देखा जाए, हाई स्पीड रेशियो देखा जाए तो ये भी काफ़ी अच्छा होता है। और गियर ट्रांसमिशन वार्मिंग जो होता है वो भी काफ़ी बेहतरीन होता है दोस्तों। अब देखिए जो न्यूमेटिक ड्राइव्स होते हैं, तो न्यूमेटिक ड्राइव्स ये इस सिस्टम को आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक न्यूमेटिक ड्राइव सिस्टम है। और यहाँ पे ऊपर में ये हमारा सिलेंडर या पिस्टन कह सकते हैं इसको दोस्तों, और यहाँ पे एयर प्रेशर हम लोग क्रिएट करते हैं। ये बहुत ही सिंपल होता है इसकी कंस्ट्रक्शन, और चीप होता है, ये सस्ता होता है, वेट इसका काफ़ी कम होता है। इसको क्लैंप करना या मूवमेंट करवाना ये बहुत ही आसान होता है। पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट में भी काफ़ी आसानी होती है इसको मूवमेंट कराने में। और कंट्रोल सिमेटिक जो बात करें तो वो काफ़ी अच्छा होता है। लो पोजीशनिंग सिस्टम पे ये काफ़ी अच्छा काम करता है, और एक्सपेंसिव एनर्जी जो होती है उसको ये बेहतरीन तरीके से यूज़ कर पाता है। नेक्स्ट अगर न्यूमेटिक एक्चुएटर्स की बात करें तो न्यूमेटिक एक्चुएटर्स में हम लोग का जो सिलेंडर होता है तो उसमें इंडिविजुअल रोबोट एक्सिस होते हैं, और इस सिलेंडर में हम लोगों का एनर्जी का यूज़ भी होता है। और जो सोर्स होते हैं, सोर्स में हम लोग ABB लिखा हुआ है, तो ABB एक कंपनी है जो ये चीज़ें बनाती है दोस्तों, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखेंगे कि जो हाइड्रोलिक्स ड्राइव सिस्टम होता है वो काफ़ी हाई एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन के साथ वर्क करता है। इसका साइज स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है दोस्तों। और इसकी जो वेट होती है, वेट न्यूमेटिक सिस्टम से थोड़ी सी कम होती है। और इसका जो गियर होता है, इसमें हम लोग की गियर की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, बट कहीं कहीं जगहों पे गियर सिस्टम आपको देखने को मिल भी सकते हैं। और लीकेज की अगर बात करेंगे कि इसकी कॉस्ट कितना, इसमें हम लोग का रिजर्वायर होता है तो काफ़ी अच्छा होता है। 100 लीटर्स, 150 लीटर्स, 200 लीटर्स का भी आने लगा है दोस्तों रिजर्वायर इसका, ताकि काफ़ी क्वांटिटी में तेल का यूज़ हो सके, ताकि हाइड्रोलिक सिस्टम ड्राइव्स हमारे बढ़िया तरीके से काम कर सके। और फ्रिक्शन की अगर बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स काफ़ी अच्छा होने की वजह से मूवमेंट काफ़ी अच्छा होता है। हीट इसमें जो है, हीट को कम करने के लिए हमारा ऑयल यूज़ हो रहा है। और डिफ़िकल्ट इंटरप्रिटेशन जो होता है रेगुलेटर का, ये भी काफ़ी अच्छा होता है। लॉन्ग रेंज के लिए 3 मीटर के लिए काम कर सकता है, और शॉर्ट रेंज वे में भी काम किया जा सकता है इसमें दोस्तों। और लार्ज पेलोड्स, अगर पेलोड्स की बात करें तो करीबन 150 kg का तक वेट उठा सकता है हमारा रोबोट, अगर हाइड्रोलिक ड्राइव से वो ऑपरेट हो रहा है। और एयर प्रेशर जो चाहिए वो 60 बार के आसपास हम लोगों का यूज़ होता है। तो एक हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स को यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमारा वर्किंग होता है। यहाँ पे भी हमारा पिस्टन है, ये हाइड्रोलिक पाइप्स लगे हुए हैं इसमें, और सर्वो वल्व्स है ये, और इसमें फिल्टर सर्किट्स के साथ हमारा प्रेशर रिलीफ वल्व और ऑयल टैंक रिजर्वायर दर्शाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स रोटेटिंग विंग ड्राइव्स की अगर बात करें तो यहाँ पे एक तरफ से इनलेट होता है और एक तरफ से आउटलेट होता है दोस्तों।
और वन विंग 270 डिग्री से 300 डिग्री तक काम करता है। टू विंग जो होता है वो 100 डिग्री से 135 डिग्री तक काम करता है दोस्तों। ये वन विंग का हमारा डायग्राम है और ये टू विंग का हमारा डायग्राम है दोस्तों। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के ऊपर। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स जो होते हैं वो सर्वो टाइप्स के भी हो सकते हैं, ज़्यादातर सर्वो टाइप्स के ही ड्राइव्स यूज़ होते हैं। और 1 किलोवाट की इसकी परफॉर्मेंस होती है और इसके जो फीचर्स होते हैं वो ओपन कंट्रोल सर्किट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और हीटिंग करने के लिए जब स्टीडी कंडीशन में, अगर स्टैंड बाय मोड में है तो उस कंडीशन में भी हम लोग का हीटिंग हो सकती है, पर इसके डायनेमिक्स थोड़े से पुअर होते हैं दोस्तों। मूवमेंट में थोड़ी सी अड़चनें आती हैं इसमें। और अगर डीसी ब्रश की अगर बात करें तो डीसी ब्रश हम लोग का 5 किलोवाट का इसमें इस्तेमाल होता है रोबोटिक्स में। तो उसमें काफ़ी अच्छी कंट्रोलेबिलिटी आती है, आर्मेचर करंट काफ़ी अच्छा मिलता है, स्टार्टिंग टॉर्क हाई होने के कारण तुरंत ये स्टार्ट ले लेता है। और इसकी जो वेयर ब्रशिंग सिस्टम होती है वो काफ़ी इफ़ेक्टिवली वर्क कर पाता है। अगर डीसी ब्रशलेस की अगर बात करें तो 10 किलोवाट की हमारी एनर्जी जनरेट करेगी। तो इसमें हम लोगों का या कंजप्शन मान के चलिए आप, तो यहाँ पे हमारा जो मेंटेनेंस इसमें लगता है, क्योंकि इसमें सेंसर्स भी इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों, जो कि हॉल इफेक्ट सेंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। और ऑप्टिकल सेंसर्स भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ी सी बढ़ जाती है सेंसर्स के चलते। और हाई पावर के जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो इसमें काफ़ी अच्छे से यूज हो पाते हैं दोस्तों। एसी सिंक्रोनस अगर बात करें तो एसी सिंक्रोनस में 20 किलोवाट तक हम लोग का जाता है। अब मेंटेनेंस होता है इसमें, रोबोस्ट होता है। रोबोस्ट मीन्स होता है दोस्तों कि इसको आप किसी भी कंडीशन में यूज़ कर सकते हो, मतलब जिसको आप लेमन लैंग्वेज में कह लो कि रफ एंड टफ, ये उसका टेक्निकल टर्म है रोबोस्ट। और एसी एसिंक्रोनस की अगर बात करें तो 80 किलोवाट की हमारी इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स होती है, इतना का हमारा मैक्सिमम कंजप्शन है। और इसकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा होती है और ये बहुत ज़्यादा रोबोस्ट होता है, कहीं पे भी आप यूज़ कर लो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी स्पीड एक्सपेंसिव, काफ़ी कंट्रोल सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है। अब स्टेप वाइज जो हमारा जो वर्क होता है मोटर का, उसमें हमारा स्टेप मोटर देख लीजिए, ये एम्पलीफायर है, ये पल्स जनरेटर है और ये नॉमिनल पोजीशन है, मतलब एक पोजीशन से आप इसे स्टार्ट कर रहे हो। तो इसकी ग्राफ को हम कंपेयर कर सकते हैं। ये हमारा मोटर है जिसके बारे में स्टेप मोटर या स्टीपर मोटर जिसको आप कहते हो, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ ये पल्स वाइज में हम लोग इनपुट सिग्नल दिए नॉमिनल पोजीशन के लिए और ये उसको पल्स में कन्वर्ट कर दिया। और पल्स में कन्वर्ट करने के बाद इसको एम्पलीफाई थोड़ा करके हम लोग इसमें मोटर में इनपुट प्रोवाइड किए। तो ये क्या करेगा ना, एक एक स्टेप वाइज वर्क करेगा। तो इसको जब हम ग्राफ वाइज डिस्कस करेंगे तो किस प्रकार से ये ऑपरेट कर रहा है हम इसे समझ सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से। नेक्स्ट, अगर हम स्टीपर मोटर की और फीचर्स फंक्शंस के बारे में जानें तो ये ओपन लूप और स्पीड कंट्रोल लूप के बारे में इसके हम जान सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पाता है। रिलेटिवली ये काफ़ी चीपर होता है, सस्ता होता है। हमारे घड़ियों में भी जो मोटर लगा होता है दोस्तों वो स्टीपर मोटर ही होता है, जो आपका मिनट कांटा, सेकंड कांटा और आवर का जो कांटा होता है वो धीरे धीरे मूव करता है, एक एक स्टेप में मूव करता है। तो उसको स्टीपर मोटर कहते हैं हम लोग, एक एक स्टेप में मूव करने के कारण। और रिलेटिवली ये चीप होता है, काफ़ी सस्ता होता है। और इसमें कंट्रोलिंग पल्स एक्सिस जो ड्राइव होती है वो आपके माइक्रो स्टेप्स में वर्क करते हैं दोस्तों। अब अगर मान के चलिए कि पर रोटेशन और मूवमेंट के हिसाब से हम लोग का 10,000 इंक्रीमेंट कर देते हैं माइक्रो स्टेप में, तो मैग्नेटिक रिजिडिविटी बहुत लो हो जाएगी और इसकी पोजीशनिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब जो ये ड्राइव सिस्टम में हमारा दोस्तों इसमें कंट्रोल सर्किट जो होता है डैमेज नहीं होता आसानी से, और ये इम्पल्स वाइब्रेशन के लिए काफ़ी वैल्यूएबल होता है, इंक्लाइंड हमारा आउटपुट देने के लिए कैपेबल होता है। और
मैकेनिकल वाइब्रेशन जो होते हैं उनमें कंट्रोलिंग करने के लिए ओपन लूप सिस्टम में काफ़ी बढ़िया तरीके से ये काम कर पाता है दोस्तों। और पावर वेट रेशियो की अगर बात करें तो ये हम लोगों का लोएस्ट इलेक्ट्रिक मोटर्स में हम लोगों का आता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो डायग्राम में आप देख रहे हैं ये आप लोगों का डीसी और एसी मोटर कह सकते हो आप, और ये पोजीशन कंट्रोल लूप में यहाँ पे दर्शाया गया है कि किस प्रकार से ये स्पीड कंट्रोल लूप के साथ नॉर्मल स्पीड में ये वर्क कर पा रहा है। नेक्स्ट, अगर हम डीसी मोटर के फीचर्स के बारे में जाएंगे तो ये हमारा डायरेक्ट करंट में हम लोग का ज़्यादातर ऑपरेट होता है, इसीलिए इसको डीसी मोटर का नाम दिया जाता है। और एसी के जो मोटर होते हैं वो एसी पावर सप्लाई से ऑपरेटेड होते हैं। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कम्यूटेशन, लो टॉर्क हाई स्पीड ट्रांसमिशन जो होता है इसमें यूजुअली बहुत नेसेसरी बैकस्लैश फ्रिक्शन लॉसेस काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। और जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है ना इसकी, ये आपके डिफरेंट लोड को ऑपरेट करने के लिए काफ़ी कैपेबल होता है। और इसमें जो मेजरिंग सिस्टम होती है वो कैपेबल होती है डिफरेंट टाइप ऑफ आपके जो टॉर्क हो गया, स्पीड हो गया, इसको मेजरिंग आप कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर लेता है। और सिंपल स्पीड कंट्रोल सिस्टम जो है ये आप में का ये एक इसके कंट्रोलिंग को, स्पीड को कंट्रोलिंग करने के लिए काफ़ी यूजफुल है और ऑपरेशन करने के लिए काफ़ी इजी होता है दोस्तों। डोमेटिक फर्स्ट, अगर इलेक्ट्रिकली ड्राइव रोबोट्स की अगर बात करें तो उसमें मैकेनिकल कम्यूटेशन जो होते हैं लिमिट्स, उसमें मैक्सिमम करंट ट्रांसफ़र किया जाता है। और सर्विस साइकिल की अगर बात करें तो ब्रशेस में हम लोगों का अप्रोक्सीमेटली 30,000 आवर्स का हमारा ब्रश साइकिल्स यूज़ होता है, सर्विस साइकिल्स यूज़ होते हैं। और इसके बाद इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज ये स्पार्किंग होकर डैमेज हो सकता है दोस्तों। और इसमें जो इंजन्स लगे होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं। एसी मोटर्स को भी इसमें हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। डीसी का काफ़ी अच्छा ऑपरेशनल वैल्यू आता है। अब डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन में आप बात कर लेते हैं तो इसमें रिंग मोटर, स्टब एंकर मोटर और मोमेंट मोटर, ये 3 तरीके के मोटर्स हमारे यहाँ रोबोटिक्स फील्ड में इस्तेमाल होते हैं। ये तीनों नाम आपके लिए हो सकता है दोस्तों कि काफ़ी नया हो, इसीलिए हमने इसको अपने वीडियो में डाला। और आप इसी तरह पीके टेक्निकल क्लासेस को देखते रहिए, सीखते रहिए और हमारे मनोबल को बढ़ाते रहिए। लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और कमेंट भी करिए दोस्तों। और यहाँ पे आप जो देख रहे हो रिंग मोटर, ये रिंग मोटर हम लोगों का लो मोमेंट के साथ वर्क करता है, हाई रोटेशनल स्पीड देता है, हाई पॉइंटिंग एक्यूरेसी देता है, नेरो एग्जीक्यूशन देता है। और स्टेब एंकर मोटर में जो हम लोगों का कंस्ट्रक्शन है ये भी काफ़ी रोबस्ट है, इसको किसी भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। इसका बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफ़ी स्मॉल होता है दोस्तों। और इसकी जो स्पीड होती है ना काफ़ी हाई स्पीड होती है। मोमेंट मोटर में हम लोग का क्या होता है दोस्तों, हाई टॉर्क एट लो रोटेशनल स्पीड होता है। सूटेबली कहेंगे तो डायरेक्ट ड्राइव मोटर में ये काम करता है, हाई डायमेंशन के साथ और हाई वेट के साथ दोस्तों। अब अगर डीसी ब्रश मोटर की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा गियर, सेंसर, ये वाले सारे चीज़ें हमारे इसमें यूज़ होते हैं। और जो इनपुट पावर सिस्टम है उसमें 90 वोल्ट के करीब हम इसको यूज़ करते हैं। डीसी मोटर, गियर मोटर, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और जो कन्वेंशनल ब्रशेस होता है डीसी मोटर में, वो 2 पोल परमानेंट मैग्नेट मोटर को हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, 4 पोल वुंडेड फील्ड मोटर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब देखिए दोस्तों, जो गियर मोटर होता है इसमें हम लोगों का डीसी गियर GM45R 642.6 MB1 होल सेंसर के साथ हम लोगों का ये इस्तेमाल में आता है दोस्तों। और इसकी जो स्पेसिफिकेशन होती है दोस्तों तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों। इसको आप वीडियो को पॉज करके भी आप इसके स्पेसिफिकेशंस को नोट कर सकते हो
इसे मार्केट से परचेज कर सकते हो और इस पे काम कर सकते हो दोस्तों। ये आपका डीसी मोटर है जिसमें हॉल सेंसर है और ये हमारा रोबोटिक्स में यूज़ होता है जनरली दोस्तों। नेक्स्ट हम अगर डीसी मोटर में अगर जाएंगे, इलेक्ट्रिकली अगर कम्यूटेटर हम लोग का जो इलेक्ट्रॉनिकली कम्यूटेटर हम लोग का मोटर होता है उसमें बेटर टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पा सकते हैं और हायर पावर के साथ ये ऑपरेट करता है दोस्तों। इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होने के कारण हायर स्पीड को हम इसमें अचीव कर पाते हैं और मेंटेनेंस की भी बहुत ज़्यादा इसमें आवश्यकता नहीं होती है फ्रेंड्स। अब एसी मोटर अल्टरनेटिंग करंट के साथ ये ऑपरेट होते हैं ये सारे मोटर्स, जिसमें हमारे दो भागों में मोटर्स को डिवाइड कर दिया गया है, एक सिंक्रोनस मोटर और एक एसिंक्रोनस मोटर। इसके स्पेसिफिकेशंस हमने यहाँ पे नोट कर दिया है दोस्तों। सिंक्रोनस मोटर हमारा IGBT यानी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर के साथ ऑपरेट होता है, जो इसकी खासियत होती है। और इसका एसिंक्रोनस मोटर का जो खासियत है वो होता है कि ये इसके जो एडवांटेज है वो पावर लेवल के इसके एडवांटेज अपने होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही मोटर काफ़ी यूज़ में है और सारी स्पेसिफिकेशंस को आप देख सकते हो दोस्तों। अगर आपको कोई भी रीडिंग्स नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। अब इसके अंदर के जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं, एसिंक्रोनस मोटर के जो अंदर के कंस्ट्रक्शन होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये हमारा एक 4 पोल 60 हर्ज और 500 HP का, HP का मतलब होता है दोस्तों हॉर्स पावर, यानी एक घोड़े की ताकत को हम हॉर्स पावर कहेंगे, जो कि 746 वाट के बराबर होता है। और 500 हॉर्स पावर को आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, 746 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा कि कितने अमाउंट के वाटेज इसमें हम लोग का इन्वॉल्व होता है। वाटेज की एनर्जी इसमें काम कर सकती है, मैकेनिकल वर्क हमारा कर सकता है इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई से। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोटर रोटेशनल मैग्नेटिक लेयर होता है और गियर रोटेटिंग मैग्नेटिक लेयर होता है। ये मोटर शाफ्ट एक्सटेंशन ये होता है। जनरेटर आइसोलेटेड पावर सिस्टम यहाँ पे हमारा कनेक्टेड है, ये सब वायरिंग है इसकी। और जो जनरेटर आउटपुट वाइंडिंग्स होती है ना वो ये है दोस्तों। और रोटर असेंबली यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स। और मोटर इनपुट्स वाइंडिंग जो है स्टेशनरी की वो यहाँ पे है दोस्तों। और मोटर इनपुट्स को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बेरिंग्स है फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग पहले हम लोगों ने सिंक्रोनस देखा, तो अब हम एसिंक्रोनस मोटर के बारे में बात करेंगे। तो अब एसी सिंक्रोनस मोटर के बाद एसिंक्रोनस मोटर जो हमारा एसी का है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसका कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसकी जो ड्राइव शाफ्ट होती है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। स्टेटर वाइंडिंग जो हमारा 2 पार्ट होते हैं दोस्तों, स्टेटर और रोटर। तो स्टेटर पार्ट का जो वाइंडिंग से ये है और रोटर पार्ट का यहाँ पे वाइंडिंग से आप देख सकते हो। और कूलिंग फैन, एक फैन यहाँ पे लगा होता है इसको कूलिंग करने के लिए, क्योंकि काफ़ी गर्म हो जाता है। ये टर्मिनल बॉक्स है दोस्तों, यहाँ से हमारा इसको स्विच ऑन स्विच ऑफ किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमारा ये एसिंक्रोनस मोटर वर्क करता है, काफ़ी हाई पावर का होता है दोस्तों। अब एसी मोटर के बारे में हम लोगों ने जान लिया और इसको हम लोग CNC मशीन में जब यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायग्राम है CNC मशीन में किस प्रकार से इसको इस्तेमाल किया गया है। और इसके CNC मशीन में हमारा जो ऑपरेटर होता है वहाँ पे हमारा बस ऑन करने के साथ सारा सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है और जो मोटर्स होते हैं वहाँ से पावर सप्लाई आती है, तो सारे जो स्पिंडल्स होते हैं उसके रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। और इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे स्पीड को हमारा दर्शाया गया है, इसको आप देख सकते हैं दोस्तों। तो एक DD मोटर भी होता है, डायरेक्ट ड्राइव मोटर। तो ये डायरेक्ट ड्राइव मोटर हो सकता है आपके लिए कुछ नया टर्म हो, जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, फ्री गियर सिस्टम यूज़ करते हैं। मेंटेनेंस फ्री होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और इसमें फ्रिक्शन बहुत कम होते हैं। यही वजह है हमारा मेंटेनेंस फ्री होने का। हाई प्रिसीशन पोजीशन के साथ ये काम कर सकता है, हाई रिपीटेबिलिटी दे सकता है, हाई
लोड कैपेसिटी दे सकता है, हाई टॉर्क के साथ ये मूव करता है, कंप्यूटर से ये कंट्रोल होने के लिए कैपेबल है दोस्तों। और इस पे जो एप्लीकेशन स्मॉल छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से असेंबल होकर काम करने के पर्पज में यूटिलाइज हो सकते हैं दोस्तों। और इसमें जो स्ट्रॉन्ग जो रिएक्शन होती है मैकेनिकल सिस्टम को इंजन में काम में लाने के लिए, वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें वर्क कर लेती है दोस्तों। और कन्वेंशनल सर्वो ड्राइव सिस्टम और डीडी ड्राइव सिस्टम में अगर आप अंतर जानना चाहोगे तो देखिए दोस्तों, सर्वो मोटर के ये आपके अपने कनेक्शंस हैं, सिस्टम है जिसमें पुली बेल्ट और पुली सिस्टम को यूज किया गया है। और इसमें डीडी मोटर में हमारा डायरेक्ट ड्राइव मोटर में हम लोग का बॉल स्क्रू के साथ इसको डायरेक्ट वे में हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, जब डीडी मोटर में हम डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम में जाते हैं, उसमें हम लोगों का किस प्रकार से हमारा रिजॉल्वर वर्क करता है, इंक्रीमेंट रोटेशनल एनकोडर वर्क करता है। तो एक रोटेशनल मूवमेंट जो हमारा न्यूटन मीटर में होता है और स्पीड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक ग्राफ में दर्शा दिया है इसको दोस्तों। अब अगर हम डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम को कन्वेंशनल ड्राइव के साथ अगर कंपेयर करें तो देखिए दोस्तों, इसकी जो पोजीशन होती है, पोजीशन एक्यूरेसी, डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम के ऊपर आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत अच्छी, वेरी गुड हाई रिजोल्यूशन मेजरिंग सिस्टम मिलेगी। और कन्वेंशनल ड्राइव सिस्टम में जाओगे तो उसमें एक्सट्रीमली लो ब्लैक स्लैश के साथ, बैक स्लैश का मतलब होता है कि उसमें कभी कभार क्या होता है ना कि ड्राइव सिस्टम को रोटेट कराने में वहाँ पे हमारा ईडी करंट का रोल आ जाता है, तो उसको हम बैक स्लैश करके लेते हैं। अब मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर बात करें तो मेंटेनेंस फ्री होती है और रेगुलर ऑयल चेंज अगर हम करते हैं तो गियर की इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है दोनों की ही अच्छी होती है दोस्तों। और स्टिफनेस की बात करें तो स्टिफनेस में भी हम लोगों का डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम ज़्यादा बेटर है आपके कन्वेंशनल ड्राइव सिस्टम से, क्योंकि कन्वेंशनल ड्राइव सिस्टम में हमारा गियर ज़्यादा यूज़ होता है, यहाँ डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम में गियर की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है हम लोगों को। अब पैरामीटर्स अगर फ्लक्चुएट करें तो उसमें हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम हम लोगों का काफ़ी लार्जली ऑपरेट होता है, जबकि हमारा कन्वेंशनल ड्राइव सिस्टम थोड़ा कम ऑपरेट होता है। वार्मिंग में देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारा गर्म हो जाता है जो डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम होता है, और जिसके वजह से इसे रोकना पड़ता है बीच बीच में। और कन्वेंशनल ड्राइव सिस्टम थोड़ा कम गर्म होता है, तो इसको आप बीच बीच में रोकने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली आपका काफ़ी लंबे समय तक यूज़ में आ सकता है फ्रेंड्स। अगर लीनियर एसी मोटर सिस्टम में जाएंगे हम लोग तो उसमें देखेंगे दोस्तों कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस मोटर में हम लोगों के हाई स्पीड रेल्स होते हैं, हाई रेल एक्यूरेसी होती है और हाई एक्सीलरेशन भी मिल सकती है दोस्तों। करीब 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से भी एक्सीलरेशन हमें मिल सकती है। एनकैप्सुलेशन डिज़ाइन इसकी काफ़ी अच्छी होती है। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है दोस्तों बाहरी आवरण, जैसे कि आप कैप्सूल देखते हैं, कैप्सूल के भीतर मेडिसिन रहता है, तो जो मेडिसिन रहता है वो चारों तरफ से घिरा होता है कैप्सूल के परत से। तो उसी तरीके से ये सिस्टम जब पूरी तरीके से चारों तरफ से ढका होता है तो उसको हम कहते हैं एनकैप्सुलेटेड। अब पॉइंटेड फोर्स जो होता है 12,000 के अराउंड होता है, 12,000 न्यूटन के। और रिप्लेसमेंट के जो स्क्रू जो होते हैं, जैक्स जो होते हैं, ये भी काफ़ी मतलब आसानी से इसको आप लगा सकते हो, रिमूव कर सकते हो दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो गियर सिस्टम है, गियर सिस्टम में हम इस प्रकार से हम लोग जज करते हैं कि जो हमारा जो सिंक्रोनस स्टिफनेस होता है वो काफ़ी अच्छा मतलब गेम चेंजर होता है हमारे गियर सिस्टम के हिसाब से। और जो रोबोटर पोजीशनिंग वाइब्रेटर हम लोगों का होता है उसके बिहेवियर के हिसाब से है। अब वो ढंग से अगर मूव कर पाएगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मूव करवाएगा तो फिर वो उतना यूजेबल नहीं हो पाता है दोस्तों। अब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कंस्ट्रक्शन वॉल्यूम के एफिशिएंसी के ऊपर जाएंगे तो भी हमारा गियर सिस्टम काफ़ी अच्छा काम करता है।
और रोबोटर में अगर देखेंगे तो इसमें हमारा साइकिल टाइम, एक्यूरेसी, वाइब्रेशन, कंस्ट्रक्शन, तो ये सारे चीज़ें भी हमारे काफ़ी अच्छे से यूज़ होते हैं दोस्तों। और लाइफ टाइम में हम लोग देखेंगे तो लाइफ टाइम काफ़ी अच्छी होती है गियर सिस्टम की। रोबोटर में हम लोग का जो प्राइस, लॉन्ग टर्म एक्यूरेसी इसमें मिल पाती है, पर प्राइस ये काफ़ी ज़्यादा होता है इसका। गियर सिस्टम थोड़ा नॉइजी होता है। रोबोटर में अगर मोशन हुआ तो नॉइज़ आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और गियर सिस्टम हमारा प्राइस होने के कारण इसकी थोड़ी प्राइस रोबोटर से कम है, बट रोबोट प्राइस इसका काफ़ी अच्छा होता है। अगर गियर सिस्टम के बारे में जाएंगे तो उसमें हमारे 3 टाइप के गियर्स होते हैं। सपर गियर होते हैं, और दूसरा होता है एंगर गियर, और तीसरा होता है हमारा प्लैनेट ड्राइव सिस्टम हम लोगों का। इसके बाद हम लोग सबुली JCS हम लोग का गियर सिस्टम होता है। साइक्लो गियर सिस्टम भी होता है, डोजन गियर सिस्टम भी होता है। तो इस प्रकार से हमारे गियर सिस्टम होते हैं दोस्तों। तो जो गियर सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे तो सपर गियर में हम लोगों का पैरेलल शाफ्ट जो होते हैं वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। बैकस्लैश इसमें काफ़ी रिड्यूस मात्रा में हमें मिलती है। स्मॉल स्टेप ट्रांसलेशन काफ़ी अच्छे से हो पाती है दोस्तों। और इसके 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं सपर गियर के, तो वो आप यहाँ पे देख रहे होगे स्क्रीन पे। स्मॉल एरिया इंटरवेंशन में, मतलब छोटे एरिया में किस तरीके से वो मूव कर पाए, इसकी पूरी व्यवस्था की रहती है। और इसमें कहीं पे भी आपका फ्रिक्शन नहीं मिल पाता है, तो जिसके वजह से ये बहुत बढ़िया तरीके से ये गियर सिस्टम काम करता है। और अगर ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो उसमें ट्रांसमिशन में हम लोग का जो फीचर्स होते हैं तो वो क्रॉस शाफ्ट होते हैं। हाई सिंगल ट्रांसलेशन इसमें यूज़ होता है। इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होती है, और स्मॉल एरिया इंटरवेंशन के लिए ये थोड़ा ऑपरेट करना थोड़ा इसमें मुश्किल होता है दोस्तों। प्लैनेट ड्राइव सिस्टम में अगर जाएंगे तो इसके जो फीचर्स होते हैं उसमें हम लोग इन्वॉल्व करेंगे गियर सिस्टम को, जो थोड़ा सा कम्पैक्ट होता है, और कोएक्सियल शाफ्ट से ये ऑपरेट हो सकता है। और मीडियम साइज एरिया इंटरवेंशन के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि इसकी प्राइस भी थोड़ी सी कम होती है। और स्टेज लो इम्प्लीमेंटेशन और हाई एफिशिएंसी के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। और इसकी जो हमारी वैल्यूज़ होती है कि किस तरीके से हम लोग ये ऑपरेट करें, तो 1 to 70 टीथ्स के विद इन वर्क करता है। और इसके ड्राइव सिस्टम्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग इसमें जाएंगे सबुली JCS में जाएंगे, तो इसमें पेटेड गियर सिस्टम होता है, कोएक्सियल शाफ्टिंग होता है, लार्ज 1 स्टेप ट्रांसलेशंस में ये वर्क करता है, लार्ज एरिया ऑफ इंटरवेंशन में ये वर्क कर पाता है। और बैकस्लैश रिड्यूसिंग में हम लोगों का ये काफ़ी इफेक्टिवली वर्क करता है दोस्तों। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लीनियरिटी डिविनेशन में भी ये वर्क करने के लिए कैपेबल है दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों साइक्लो में। तो साइक्लो में हम लोगों का जो फीचर्स होता है, साइक्लो ट्रांसमिशन स्कीम्स को आप यहाँ पे देख सकते हो। 1 to 200 हम लोगों का यहाँ पे स्टेजेस है। फंक्शनल प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे ड्राइव सिस्टम दिखा दिया गया है दोस्तों। और इसकी डायग्राम्स यहाँ पे आप देख सकते हो। एक्स सेंटरिंग विद बियरिंग के साथ कैसे ये फिटेड होता है वो भी देख सकते हो दोस्तों। और साइक्लोइड गियरिंग जो होती है, कोएक्सियल शाफ्टिंग जो होती है, लार्ज 1 स्टेप ट्रांसलेशन और लार्ज एरिया ऑफ इंटरवेंशन, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है इसमें, और इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है दोस्तों। ब्लैक स्लैश इसका जो रिड्यूस होता है वो 3 कैम डिस्क साथ भी ये रिड्यूस हो जाता है। और प्री लोडिंग मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस भी इसमें काफ़ी कम होती है। डोजन में अगर जाएंगे दोस्तों, तो डोजन में हम लोग का जो फीचर्स होता है, ट्रांसमिशन स्कीम को आप देख सकते हो, फंक्शनल ड्राइव सिस्टम को भी आप देख सकते हो। तो इसमें जो साइक्लोइड गियर सिस्टम होता है और कोएक्सियल शाफ्टिंग होता है, ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करता है। और लार्ज 1 स्टेप ट्रांसलेशन में हम लोग का ये काफ़ी कैपेबल है वर्क करने के लिए। लार्ज एरिया ऑफ इंटरवेंशन में यह काफ़ी अच्छे से यूज़ होता है।
ब्लैक स्लस रिड्यूसिंग में हमारा रेडियल एडजस्टमेंट जो होता है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करता है दोस्तों। और आज के लिए थैंक यू दोस्तों, आपका दिन अच्छे से बीते। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आप हमें इस तरीके से देखते रहिए, हमारा एनकरेज करते रहिए और चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, व्यूज़ बढ़िए दोस्तों, लोगों को शेयर करिए ताकि नॉलेज गेन हो सके लोगों को रोबोटिक्स के बारे में दोस्तों। पीके टेक्निकल क्लास की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको हमारा चैनल देखने के लिए।